Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 7 को स्टडी किया, जिसका नाम है द ट्रीज. और आज की इस क्लास में हम इसी पोएम के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं. आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर को सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी पोएम को बड़े अच्छे से समझते हैं और आप एक एक लाइन का अर्थ भी जानते हैं, तो आपके लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकें. तो जुड़े रहिए हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, क्योंकि आपका जो है अपना चैनल सिंबॉलिक एजुकेशन आपके लिए हमेशा कोशिश में रहता है कि आपको आपके चैप्टर से और आपके जितने भी जो पोएम्स हैं उनसे जुड़ी सारी बातें समझ में आए. सो जुड़े और औरों को भी जुड़े अपने इस चैनल के साथ में, जिससे कि हमारी जो कोशिश है उन सब का लाभ औरों को भी मिल पाए. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. सो गाइज, हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. कि हमारे पास इस पोएम का पहला क्वेश्चन जो कि आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम सीरीज में है. तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो पहला पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है उसमें आप पता लगाइए 3 थिंग्स, वे 3 चीज़ें दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकती, जो घटित नहीं हो सकती, इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट, यानी कि जो वृक्ष रहित जो जंगल है, यानी कि जिस जंगल में कोई भी पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर ये 3 चीज़ें हो नहीं सकती, यानी कि 3 चीज़ें घटित नहीं हो सकती. तो आप इन 3 चीज़ों का पता लगाइए इस पोएम के पहले स्टेंजा में. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द फॉलोइंग 3 थिंग्स, यानी कि निम्नलिखित 3 चीज़ें हैं दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट, जो कि वृक्ष रहित किसी जंगल में घटित नहीं हो सकती, यानी कि उस जंगल में नहीं हो सकती जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते. आगे आप इसमें लिखते हैं कि द फर्स्ट थिंग इज़, यानी कि इसमें जो पहली बात यह है कि दैट नो बर्ड कैन सिट, कि कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता. कि अगर हम किसी जंगल के बारे में विचार करते हैं तो पक्षी को बैठने के लिए वहाँ पर पेड़ पौधे की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई पेड़ पौधे है ही नहीं तो पक्षी कहाँ पर बैठेंगे. और जो इसमें दूसरी बात है तो उसके बारे में आप लिखते हैं कि द सेकेंड थिंग इज़ दैट, यानी कि दूसरी बात यह है कि नो इंसेक्ट कैन हाइड इटसेल्फ इन इट, और किसी पेड़ पौधों में कोई भी कीट पतंगा अपने आप को छिपा नहीं सकता. और जो तीसरी बात यह है कि आप उसमें लिखेंगे द थर्ड थिंग इज़ दैट, यानी कि जो तीसरी बात है कि नो सन कैन बरी इट्स फीट इन शेडो, कि सूरज अपने पैरों को जो पेड़ों के नीचे जो छाया है उसमें अपने पैरों पर रख नहीं सकते, यानी कि वहाँ पर सूरज की किरणें पेड़ों की जो छाया है उसके बीच में से नीचे आकर के अपने पैरों को नीचे नहीं जमा सकती. तो जो ये 3 चीज़ें हैं जो कि किसी ऐसे जंगल में घटित नहीं हो सकती जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है. अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2. इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, यानी कि आपके मन में जो ये शब्द हैं ये किस प्रकार की तस्वीर तैयार करते हैं, यानी कि किस प्रकार की तस्वीर, किस प्रकार की छवि आपके मन में बनाते हैं. शब्द वो ये है कि सनबरी इट्स फीट इन शेडो, यानी कि जो सूरज के जो पैर होते हैं वो छाया में. तो जो ये शब्द हैं, ये जो शब्द है आपके मस्तिष्क में किस प्रकार की तस्वीर, यानी किस प्रकार की छवि बनाते हैं. आगे आपसे इसमें पूछा गया कि व्हाट कुड द पोएट मीन बाय सन्स फीट, यानी कि जो सूरज के जो पैर हैं इससे कवि का क्या अर्थ हो सकता है, यानी कि क्या मीनिंग हो सकता है, क्या तात्पर्य हो सकता है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ सन, यानी कि जो ये शब्द हैं ये सूरज की एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी पिक्चर हमारे सामने क्रिएट करके लाते हैं एज ह्यूमन बींग, जैसे कि कोई वो एक मनुष्य हो. इन माई माइंड, यानी कि मेरे मस्तिष्क में जो ये शब्द हैं ये सूरज की एक मनुष्य के रूप में एक छवि तैयार करते हैं. आगे आप इसमें लिखते हैं कि द सन इन सर्च ऑफ शेडो, यानी कि जो सन है, यानी कि जो सूरज है वो छाया की तलाश में रहता है, बट इट डज नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको ये छाया नहीं मिलती, यानी कि उस पूरे जंगल में जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है वहाँ पर उसको कोई वृक्ष, कोई पेड़ पौधा नहीं मिलता, तो उसको छाया कहाँ मिलेगी. आगे आप इसमें लिखते हैं कि इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट, यानी कि वृक्ष रहित जंगल में. द सन्स फीट मीन्स सनलाइट, यानी कि जो सूरज के जो पैर हैं इसका तात्पर्य है कि सूरज की धूप, यानी कि सूरज की किरणें. द सन्स फीट मीन्स सनलाइट, यानी कि जिसमें ये जो लिखा है कि सन फीट, इसका तात्पर्य यह है कि सूरज की किरणें, यानी कि धूप से हैं. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, यानी कि कविता में जो वृक्ष हैं वे कहाँ पर हैं. आगे आपसे पूछा गया कि वेयर डू देयर रूट्स एंड देयर ट्विग डू, यानी कि उन पेड़ों की जो जड़ें हैं और जो उनकी टहनियाँ हैं वे क्या करती हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं
द ट्रीज आर इन द हाउस, यानी कि इस पोएम में जो पेड़ हैं वो घर के अंदर हैं। देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ, और जो उनकी जो जड़ें हैं वो अपने आप को मुक्त यानी कि स्वतंत्र करने की कोशिश करती हैं। फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वरांडा, यानी कि वरांडा में जो बनी हुई जो दरारें हैं उनसे अपने आप को मुक्त यानी कि छुटकारा दिलाने की कोशिश करती हैं। देयर लीव्स, और जो उनकी पत्तियां हैं, मूव टूवर्ड्स द ग्लास, वो शीशे की तरफ बढ़ती हैं यानी कि शीशे की तरफ चली आती हैं। परहैप्स, शायद, इन सर्च ऑफ लाइट, शायद उनको धूप की तलाश हो, शायद उनको उजाले की तलाश हो। देयर ट्विग्स, और जो उनकी जो टहनियाँ होती है, ऑल्सो एक्सर्ट टू गेट सम सनलाइट, और जो उनकी टहनियाँ हैं वो भी सनलाइट को यानी कि धूप को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर एक्सर्ट का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। एक्सर्ट टू गेट सम सनलाइट, यानी कि कुछ धूप को पाने के लिए जो उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वे भी बहुत मेहनत करती हैं। अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, यानी कि जो कवि है वो जो उन पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं उसकी तुलना वो किससे करते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस टू ए न्यूली डिस्चार्ज हाफ डेज्ड पेशेंट कमिंग आउट ऑफ द क्लिनिक डोर, यानी कि जो कवि है वो जो पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनकी जो तुलना ऐसे पेशेंट से करते हैं जो अभी नया नया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है और वो आधा हैरान आधा भौचक्का होता है, और वो अपने आप को आज़ाद कराने के लिए यानी कि अपने आप को उस बंधन से मुक्त कराने के लिए उस हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब, इसका अर्थ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप कहते हैं कि द पोएट कंपेयर्स, यानी कि जो कवि वो कंपेयर करता है देयर ब्रांचेज, यानी कि उन पेड़ों की शाखाओं को, टू द न्यूली डिस्चार्ज, यानी कि जो नया नया जो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ जो पेशेंट है, हाफ डेज्ड पेशेंट, यानी कि आधा हुआ हैरानी से भरा रहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, और उसी कंडीशन में उसी स्थिति में वो उस हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ वो बढ़ रहा होता है। कमिंग आउट, जो कि बाहर आ रहा है, द क्लिनिक डोर, उस हॉस्पिटल के जो दरवाजे हैं उसके दरवाजों से वो बाहर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कवि है वो उन पेड़ पौधों की शाखाओं की तुलना एक नए नए पेशेंट से करता है जो कि अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, और वो अपने आप को आज़ाद फील करने के लिए उस हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है और उससे वो बाहर आ रहा है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि दीज ट्विग्स, और जो ये टहनियाँ होती है, सीम, ऐसा प्रतीत होता है, हाफ डेज्ड, वो आधी हैरान होती है, आधी भौचक्की होती है, टू ए ग्रेट एक्सटेंट लाइक, यानी कि जीवन में जो अचानक जो एक बदलाव आता है यानी कि एक परिवर्तन आता है, एक बढ़ोतरी के लिए आता है, लाइक ए न्यू डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि एक नया जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, तो इस तरीके की तुलना जो हमारे जो कवि हैं वो उनके शाखाओं से और जो उनकी टहनियाँ हैं उनसे करते हैं कि वो जैसे कि वो एक पेशेंट हो। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून, यानी कि इस कविता के जो कवि हैं वह चंद्रमा का वर्णन किस प्रकार करते हैं, यानी कि चंद्रमा को किस प्रकार वो वर्णित करते हैं, उसके बारे में कैसे वो बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 पॉइंट है, ए और बी। तो पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, इस कविता का जो तीसरा स्टेंजा है उसकी शुरुआत में भी यहाँ पर एक चंद्रमा का जिक्र आता है, एंड एट इट्स एंड, और इस कविता के जो अंत में फिर से चंद्रमा का एक बार जिक्र फिर से आता है। व्हाट काउज दिस चेंज, यानी कि उसमें किस कारण की वजह से परिवर्तन आता है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, इस कविता का जो तीसरा स्टेंजा है उसकी शुरुआत में, यहाँ पर एट द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, ऑफ द थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में, द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कि जो पोइट है जो कवि है वह वर्णित करता है कि द होल मून इज शाइनिंग इन द स्काई विच इज़ स्टिल ओपन, कि जो वो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से आसमान में चमक रहा है जो कि पूरी तरीके से आज़ाद है, विच इज़ स्टिल ओपन, जो कि अभी तक पूरी तरीके से आज़ाद हैं। एट द एंड ऑफ द फोर्थ स्टेंजा, और लेकिन जो इस कविता का जो अंतिम स्टेंजा यानी कि जो चौथा स्टेंजा है उसके अंत में द पोएट डिस्क्राइब, यानी कि जो कवि वो फिर से उस चंद्रमा के बारे में वर्णन करता है कि दैट, यहाँ पर दैट का मतलब होता है कि द मून इज़ ब्रोकन, कि जो वो चंद्रमा है वो टूट गया है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लाइक अ मिरर, एक शीशे की भांति, यानी कि एक शीशे की तरह वह टूट गया है,
एंड इट्स पीसीज, और जो इसके टुकड़े हैं, फ्लैश, वो चमकते हैं। कि जब ये जो कविता का जो लास्ट का जो स्टेंजा है उसके अंदर जो कवि है वो फिर से चंद्रमा के बारे में बताते हैं कि वह शीशे की तरह टूट गए और जो उसके पीसेस है वो चमकते हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, कि वहाँ पर जो सबसे जो ऊंचा जो ओक जो पेड़ है, यानी कि ओक नाम का जो वृक्ष है, उसके ऊपर जो कुछ पत्ते होते हैं वह उस पेड़ के एक ताज के समान उसमें जो बताए गए हैं, यानी कि उस पेड़ के जो सबसे ऊपर के जो पत्ते हैं, कवि ने उन पत्तों को एक पेड़ के ताज के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो उस पेड़ के जो सबसे ऊपर के जो पत्ते हैं जो कि कवि ने ताज के रूप में यहाँ पर बताए हैं, तो उन पत्तों के बीच में से जो चंद्रमा है वो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों और उसके जो टुकड़े हैं वहाँ से वो चमक रहे हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि दिस चेंज, यानी कि जो ये परिवर्तन है, इज कॉज्ड, यानी कि जो ये परिवर्तन ये हुआ है किसकी वजह से, बाय द स्टम्बलिंग ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट, यानी कि रात में जंगल में जाने के लिए जो पेड़ है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी की वजह से जो परिवर्तन है कि पहले तो जो वो चंद्रमा है पूरे आसमान में खुले तरीके से चमक रहा है, लेकिन जब जो लास्ट का जो पहरा है, यानी कि जो लास्ट का जो स्टेंजा है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जब वे पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके पत्तों के बीच में से जो चांद है वो टूटा हुआ नज़र आता है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द लीव्स, और जो पत्तियां हैं, ऑफ द स्टम्बलिंग ट्रीज, यानी कि जो उस लड़खड़ाते हुए पेड़ की जो पत्तियां हैं जो कि आगे की तरफ वो बढ़ रही हैं, कवर द मून्स पार्ट, यानी कि जो चांद का जो हिस्सा है उसके ऊपर वो ढक जाती हैं। सो इसलिए इट लुक्स ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो इसी तरीके से ये ऐसा दिखता है कि जैसे कि शीशे की तरह टूट गया है। अब हम आगे लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट हैपन्स टू द हाउस, यानी कि उस घर को क्या होता है, यानी कि जिस घर में पेड़ होते हैं जहाँ से वो जंगल की तरफ जा रहे हैं तो उस घर को क्या होता है, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, यानी कि जब पेड़ उस घर से जंगल की तरफ जाते हैं तो उस घर को क्या होता है। तो इसका आंसर हम आप लिखते हैं कि साइलेंस स्प्रेड्स इन द हाउस, यानी कि उस घर में शांति छा जाती है, यानी कि हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। व्हेन, जब द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब पेड़ उस घर से बाहर चले जाते हैं। देयर आर नो विस्पर्स ऑफ लीचेंस ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स, वहाँ पर अब कोई भी कानाफूसी नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है कि जिस तरीके से जो पहले जो पेड़ होते हैं, यानी कि जब वो जाने की कोशिश करते हैं उनके जो पत्ते और जो उनकी टहनियाँ होते हैं तो जो कवि का जो मस्तिष्क है उनकी कानाफूसी से भर जाता है। लेकिन अब जब वो घर से बाहर चले जाते हैं उस घर में शांति छा जाती है और वहाँ पर किसी प्रकार की कानाफूसी, यानी कि किसी प्रकार की फुसफुसाहट की कोई आवाज़ नहीं होती है। ऑफ लिचेंस ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि वहाँ पर जो बनी जो काई है और जो संघर्ष करती हुई जो पत्तियाँ हैं, जो हिलती हुई पत्तियाँ हैं, उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है, कोई कानाफूसी नहीं है। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द स्मेल ऑफ वेजिटेशन, अब जो ये घर है वो वहाँ की जो वनस्पति की जो महक है उसे संपूर्ण रूप से, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है, यानी कि उससे वो आज़ाद हो चुका है। अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर। जो इस कविता के जो कवि है वह पुरुष नहीं है बल्कि वह एक महिला है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इन हर लेटर, यानी कि अपने पत्र में, आपके विचार में वह जो पेड़ों का जो प्रस्थान है जो कि जंगल की तरफ वो जा रहे हैं उस घर से, तो उस पेड़ों के प्रस्थान के बारे में वो अपने पत्र में क्यों नहीं जिक्र करती, यानी कि वह क्यों नहीं लिखती हैं। और आगे आपसे पूछा गया कि कुड इट बी दैट, क्या ये ऐसा हो सकता है कि वी आर ऑफन साइलेंट, कि हम प्राय रूप से एकदम चुप रहते हैं, कि अबाउट इम्पोर्टेंट हैपनिंग, कि जब कोई महत्वपूर्ण बदलाव यानी कि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको देख करके आमतौर पर खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। दैट आर सो अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने कभी आशा नहीं की होती है। दैट दे एम्बेरसेस, जो कि हमें बिल्कुल घबरा देते हैं। थिंक अबाउट दिस अगेन, अब इसके बारे में एक बार फिर से सोचिए। व्हेन यू आंसर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, कि जब आप आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जब आप देंगे तो आप इनके बारे में दोबारा सोचिए। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, द पोएट डज नॉट मेंशन, यानी कि जो इस कविता की जो कवि है जो कि वास्तव में एक महिला है, वह जिक्र नहीं करती है द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल का प्रस्थान जो हो रहा है उसके बारे में वो अपने लेटर में जिक्र नहीं करती है। एज, क्योंकि इट विल काउज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑन हर, क्योंकि यह उसको एक मानसिक तनाव देगा, यानी कि वह तनावग्रस्त हो जाएगी। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड सडन, कि यह बिल्कुल अचानक है और इसकी कोई आशा नहीं थी।
बट लेकिन इट इज़ कॉमन, लेकिन यह एक कॉमन सी बात है, यानी कि यह एक सामान्य सी बात है, एंड नॉन टू ऑल, और इस बात का सभी को ज्ञात है, यानी कि सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो इसी वजह से वे अपने लेटर में जो जंगल है, जो घर में जो जंगल है, उसका प्रस्थान का कोई जिक्र नहीं करते अपने लेटर में। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नाउ दैट, अब जबकि यू हैव रेड द पोएम, कि जबकि आप इस पोएम को पढ़ चुके हैं, आपने पोएम अच्छे से पढ़ ली है इन डिटेल, विस्तार में, वी कैन बिगिन, अब हम शुरुआत कर सकते हैं टू आस्क, यानी कि अब हम पूछना शुरू कर सकते हैं कि व्हाट द पोएम माइट मीन, यानी कि जो एक कविता है इसका क्या भाव हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है। हेयर आर टू सजेशंस, यहाँ पर दो प्रकार के विचार हैं, दो प्रकार के सुझाव हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर्स, क्या आप इन दोनों विचारों के अलावा कुछ और भी विचार सोच सकते हैं। तो पहला विचार यह है कि डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट, क्या जो ये कविता है यह एक विरोध प्रकट करती है बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। कंपेयर इट विद अ टाइगर इन द जू, कि जो आपने अपनी इस बुक में एक कविता पढ़ी है अ टाइगर इन द जू, जो कि चिड़ियाघर में जो एक बंद जो ये टाइगर होता है, आप इसकी तुलना उस कविता से कीजिए। इज़ द पोएट सजेस्टिंग, क्या जो ये कवि है ये हमें सुझाव दे रहा है दैट प्लांट एंड ट्रीज, की जो ये पेड़ पौधे होते हैं यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, कि वे सिर्फ घर की आंतरिक सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं इन सिटीज, शहरों में, वाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन, जबकि फॉरेस्ट यानी कि जंगल को काटा जाता है, आर अनप्रेजेंट, और उनको एक कैद करके एक जगह रखा जाता है, यानी कि उनको एक जेल की तरह बंद करके रखा जाता है, एंड नीड टू ब्रेक आउट, और उनको आज़ाद करने की आवश्यकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, की बिल्कुल बात ये सही है कि जो ये कविता है यह एक विरोध प्रकट करती है बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। वी कीप एनिमल इन जू, कि हम जानवरों को चिड़ियाघर में रखते हैं, एंड डेकोरेट आवर हाउसेज विद प्लांट्स एंड ट्रीज, और पेड़ पौधों से अपने घर को सजाते हैं। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत, वी हंट वाइल्ड एनिमल, और इसके विपरीत हम जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, एंड कट ट्रीज, और हम पेड़ों की कटाई भी करते हैं, यानी कि हम पेड़ों को काटते भी हैं। बोथ आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर हैबिटेट, कि चाहे वो कोई जानवर हो या फिर कोई पेड़ पौधे हैं, वे अपने असली निवास से वंचित है, यानी कि वे अपने असली निवास में नहीं है। ना कि जो ये जानवर है वो अपने असली जंगल में, यानी कि जो इनका असली जो घर होता है, ना कि वे अपने घर में हैं, और ना ही जो ये पेड़ पौधे हैं वो अपने जंगल में हैं। इनको हम पकड़ करके इनको बंधित यानी कि बाधित बना करके या तो चिड़ियाघर में रख देते हैं या फिर अपने घर को सजा लेते हैं। अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन का सजेशन नंबर 2, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, क्योंकि एक विचार तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पर दूसरा विचार है, दूसरा सुझाव है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एंड्रियन रिच, यानी कि जो इस पोएम की जो कवि हैं एंड्रियन रिच हैज़ बिन नोन, जिनको जाना जाता है, जिनकी एक पहचान है, टू यूज ट्री एज ए मेटाफोर फॉर ह्यूमन बींग, जो कि पेड़ पौधों को इस तरीके से प्रयोग करते हैं जैसे कि वो मानव का एक प्रतिरूप है। यहाँ पर मेटाफोर फॉर ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मनुष्य का प्रतिरूप, यानी कि उनको एक मनुष्य की भांति वो उनको प्रकट करते हैं, जिनके जो कुछ इमोशंस है, जो उनकी भावना है, वो एक मनुष्य की भांति यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश करती है। आगे इसमें लिखा है कि दिस इज़ अ रिकरेंट इमेज इन हर पोइट्री, और यही बात उनकी कविताओं में बार बार हमारे सामने आती है। यहाँ पर रिकरेंट इमेज का मतलब होता है एक ऐसा प्रारूप जो कि हमारे सामने बार बार आता है। रिकरेंट इमेज का मतलब होता है जो कि बातें बार बार कविताओं में बताई जाती हैं। तो यही बातें जो कि एंड्रियन रिच यहाँ पर, जैसे कि कोई एनिमल है, कोई ट्रीज है, वो एक मनुष्य के रूप में, यानी कि उनकी भावनाओं को भी दर्शाते हुए अपनी कविताओं में बार बार वो लिखती हैं। तो आगे आपसे इसमें पूछा गया कि व्हाट न्यू मीनिंग इमर्ज, यानी कि कौन सा नया अर्थ सामने आता है फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से, यानी कि जो ये कविता है इसमें कौन सा नया अर्थ सामने आता है। इफ़ यू टेक इट्स ट्री, अगर आप इसके जो पेड़ पौधे जो इसमें बताए गए, इफ़ यू टेक, जो ये पेड़ पौधे, अगर आप उन पेड़ पौधों को लेते हैं टू बी सिम्बॉलिक, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ दिस पर्टिकुलर मीनिंग, यानी कि जो इसमें जो मीनिंग बताया है, अगर आप उन सारे मीनिंग को बताते हुए इन सारे पेड़ पौधों के एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, तो इसकी तरफ से कौन सा नया मीनिंग सामने आता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं इफ़ वी कंसिडर, अगर हम विचार करते हैं ट्रीज टू बी सिम्बॉलिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि अगर हम
पेड़ों के बारे में विचार करते हैं कि वे एक मनुष्य जाति का एक प्रतीक हैं। न्यू मीनिंग्स इमर्ज, तो यहाँ पर एक नया मीनिंग सामने आता है फ्रॉम द पोएम, इस कविता से। इम्प्रिजन्ड इन सोसाइटी बिल्डिंग्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एंड रेस्ट्रेंट मैन फील रेस्टलेस, कि जिनको जो सामाजिक जो इमारतें हैं उनके अंदर कैद करके रखा जाता है, उनके कर्तव्य के रूप में भी उनको बांध करके रखा जाता है, और जो उनकी बाध्यताएं होती हैं पर जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो उनके बाध्यताएं होती हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके रूप में उनको बांध करके रखा जाता है। एंड रेस्ट्रेन मैन, और बाधित जो एक मनुष्य होता है, फील रेस्टलेस, वे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, एंड सफोकेटेड, और उनको बहुत ज़्यादा घुटन होती है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक ऑल दिस शेकल्स, वे सारे इन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, इन सारे बंधन को तोड़ना चाहता है। एंड लिव एंड एंजॉय लाइफ फ्री लाइक ए बर्ड, और वह एक आज़ाद जीवन जीना चाहता है जैसे कि एक आज़ाद पंछी होता है, इसी तरह से वो अपने जीवन को जीना चाहता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि यू मे रीड द पोएम, कि आप एक कविता पढ़ सकते हैं जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, यानी कि पेड़ों के हत्या करने के विषय में एक कविता इसमें लिखी गई है बाय जीव पटेल के द्वारा। बीहाइव टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी 9th क्लास की जो बुक है बीहाइव, उस बुक के अंदर एक कविता लिखी गई है इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th NCERT, जो कि आपके पिछली क्लास में जो 9th क्लास की जो बुक है बीहाइव, इसके अंदर एक कविता लिखी गई है जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, जिसमें एक पेड़ को मारने के विषय में, यानी कि एक पेड़ की हत्या के विषय में कविता लिखी गई है। तो आगे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद पोएम यू हैव जस्ट रेड, कि आप इस कविता की तुलना उस कविता से कीजिए जो कि आपने अभी अभी पढ़ी है, यानी कि जो ये कविता आप यहाँ पर द ट्रीज के नाम से जो पढ़ रहे हैं, इसकी तुलना आप उस पेड़ की हत्या के विषय में जो कविता लिखी गई आपके 9th क्लास में ऑन किलिंग ए ट्रीज, उससे आप ये तुलना कीजिए। इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इन द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, यानी कि जो ये आपके 9th क्लास की जो पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, जो कि एक पेड़ की हत्या के बारे में लिखी गई है, कहते हैं कि इस पोएम में, इस कविता में, द ट्री डज नॉट डाई, यानी कि जो पेड़ है वो मरता नहीं है, बाय हैकिंग और चॉपिंग, उसके ऊपर वार करने से या फिर उसको काटने से या फिर उसके ऊपर छोरा घोंपने से वो नहीं मरता है। इट स्प्राउट्स एंड एक्सपेंड अगेन, ये फिर से दोबारा फूट पड़ता है, यानी कि दोबारा उसके अंदर पत्ते निकल आते हैं, दोबारा उसकी बढ़ोतरी होती है। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो दोबारा वो बढ़ना फलना फूलना शुरू कर देता है। इन प्रेजेंट पोएम, लेकिन जो आपकी जो वर्तमान जो पोएम है द ट्री, यानी कि जिस पोएम को आप इस समय पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वर्तमान पोएम में दे आर शोन, उनको दिखाया गया, यानी कि उनको प्रदर्शित किया गया है वीक, यानी कि उनको कमज़ोर दिखाया गया है, ड्यू टू लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन द हाउस, जो कि एक लंबे समय से जो उनकी जो कैद चल रही है, जो उनको बांध करके रखा गया घरों में, इसकी वजह से उनको कमज़ोर दिखाया गया है। दे आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज एंड हाफ डेड पेशेंट, कि वह अभी अभी हॉस्पिटल से, जैसे कि कुछ नए मरीज़ अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के घर की तरफ जाते हैं, तो उनको उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में दिखाया गया कि जिनको अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो हॉस्पिटल का जो दरवाज़ा है, उस जिसको देख करके वो आधे भौचक के रहते हैं, हैरान रहते हैं, उस तरीके से उनको दिखाया गया, उनको प्रदर्शित किया गया है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इन द बोथ पोएम, लेकिन इन दोनों कविताओं में द सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ पौधे की जो जीने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट होता है जीने की प्रवृत्ति ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों की जीने की जो प्रवृत्ति है, इज हाईलाइटेड, उनको बड़े रूप में प्रदर्शित किया गया है। यही इन दोनों कविताओं में समानता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 7 यानी कि द ट्रीज के क्वेश्चंस को हैंडल किया और उनके आंसर को लिखने की कोशिश की। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को सीखने और समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं और बाकी के चैप्टर्स को भी अगर आप बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके इंग्लिश में काफ़ी सुधार आएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू पॉइंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।